नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया है और तीनों आरोपियों को कठोर कारावास की सजा दिलाई गई। सीएम धामी ने कहा कि वे जल्द ही अंकिता के माता पिता से मिलेंगे और उनकी मांग पर हर जांच कराने को तैयार है। उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े ऑडियो मामले पर उन्होंने कहा कि ऑडियो जारी करने वालों से जवाब मांगा जा रहा है। धामी ने कहा कि ऑडियो की सत्यता की जांच जरूरी है ताकि मामले में पारदर्शिता बने रहे। उन्होंने विपक्ष पर एक ऑडियो के आधार पर राज्य को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। सीएम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर से भी सामने आने को कहा है, जिन पर हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएं। प्रकरण में और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक सरकार से सवाल किया जा रहा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से करवाया जाए। अब सीएम धामी जो है वो खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब कहा है कि माता पिता से वो मिलेंगे, अंकिता भंडारी की माता पिता से मिलेंगे। उसके बाद उनकी जो मांग होगी उस मांग के हिसाब से कार्रवाई होगी। प्रिया, ये जो पूरा मामला है ये साल 2022 का है, जिसमें 19 साल की एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और करीब 8 दिन बाद उसकी डेड बॉडी रिकवर पुलिस ने की। और इस मामले में हालांकि जैसे ही जानकारी सरकार के पास आई, पुलिस प्रशासन के पास आई, 24 घंटे के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सारी जांच भी की गई और न्यायालय में पैरवी करने के साथ साथ जो सरकार ने कोई भी कहीं भी कमजोर पक्ष नहीं रखा और ये जो 3 आरोपी थे, तीनों को आजीवन कारावास की सजा। लेकिन अजय, मुख्य मांगे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ जो है उठ रही है। जी 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 प्रिया, देखिए क्या हुआ इस पूरे मामले में कि शुरुआत में ही ये बात सामने आई कि कोई वीवीआईपी व्यक्ति था जिसकी वजह से ये हत्या हुई है, क्योंकि वो जो अंकिता थी वो एक होटल में काम करती थी और वीआईपी सर्विस की वजह से, न देने की वजह से ये बताया गया कि उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह के आरोप लगे। जो अंकिता के किसी चैट में ये बात सामने आई थी, लेकिन तभी से सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी और ये इस बात को लेकर के भी मांग उठ रही थी कि सरकार उस वीआईपी के नाम का खुलासा करे कि आखिर वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से एक 19 साल की मासूम बालिका की हत्या कर दी जाती है। लेकिन अजय, अब जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो के आधार पर अब मांग की जा रही है कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए प्रिया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नाम आ रहा था। वो प्रदेश महामंत्री हैं संगठन, उनका नाम आ रहा था। और इसके साथ साथ अब चूंकि ये मामला और आगे इस समय इसलिए बढ़ा क्योंकि सुरेश राठौर जो पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक रहे हैं, की एक तथाकथित पत्नी है। हालांकि वो अपने आप को पत्नी बता रही हैं। कई बार सुरेश राठौर ने स्वीकार भी किया है, कई बार उन्होंने मना भी किया है। इन दोनों की आपस की जो बातचीत हुई है उसका ऑडियो उर्मिला सनावर ने वायरल किया और ये बताया कि सुरेश राठौर उनसे फोन पर किस तरह से बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि चूंकि जो वीवीआईपी थे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम थे। इनका नाम, उन्होंने उनके नाम का खुलासा किया है, उनका नाम उजागर किया है। अब पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के मांग उठ गई है कि चूंकि इन्होंने नाम का खुलासा कर दिया है तो ऐसे में दुष्यंत गौतम के ऊपर कार्रवाई की जाए
और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। शुरू से सीबीआई जांच की मांग चल रही थी। अजय, अब जो सीएम धामी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलेंगे, उनकी जो मांग होगी उसके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी, तो अंकिता भंडारी के माता पिता की मांगे क्या है? देखिए, शुरू में भी अंकिता भंडारी के माता पिता मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, और इस समय वो अभी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने भूख हड़ताल की, आंदोलन किए अन्य लोगों के साथ मिल करके, और उस समय एसआईटी की जांच हुई। एसआईटी की जांच में जो रिपोर्ट सामने आई वो सरकार ने न्यायालय में तथ्य रखा, और 3 लोग जो थे आरोपी उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि विपक्ष ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, विपक्ष सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, और अब वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे। अजय, ये बिल्कुल सही है कि सत्ता में जो भी रहता है वो यही कहता है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जांच के घेरे में जिनके नाम आ रहे हैं, सुरेश राठौर हो चाहे दुष्यंत हो, जिनके भी नाम आ रहे हैं, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो आगे क्या कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई तो अलग है, लेकिन बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी चूंकि दुष्यंत गौतम ने देहरादून के डालनवाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उन्होंने कहा है कि मेरी छवि को बदनाम करने के लिए ये लोग मेरे नाम का उपयोग कर रहे हैं, तो ये उन्होंने उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अब जहां तक बात ये है कि अगर सरकार जांच कराती है सीबीआई की, और तब जा करके अगर दुष्यंत गौतम का नाम सार्वजनिक होता है, तो जाहिर है कि इसमें कानूनी जो प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया होगी, और हत्या में संलिप्तता, हत्या की साजिश या बाकी अन्य जो मामले बनेंगे उसके खिलाफ, उसके तहत ही कानून की कार्रवाई आगे होगी। लेकिन अभी क्योंकि दुष्यंत गौतम अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जिन तारीखों की बात कही जा रही है उन तारीखों में वो उत्तराखंड में नहीं रहे, वो दिल्ली में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे और अन्य जगह पर रहे, तो इसलिए उनकी यहाँ पर संलिप्तता की कोई बात नहीं बन रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब सभी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बार बार इस बात को, इस तथ्य को दोहराया जा रहा है, तो सरकार शुरू में भी सीबीआई जांच नहीं करवा पाई, और अब अगर सीबीआई बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि जब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो फिर आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार क्यों इससे पीछे हट रही है? कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? अजय, बिल्कुल इस पर हमारी नजर तो रहेगी, साथ ही आपसे भी हम इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो बड़ी खबर देहरादून से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी केस में न्याय मिल पाएगा, क्योंकि सीएम धामी सामने आ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी मांग अब अंकिता भंडारी के माता पिता की तरफ से की जाएगी उसके आधार पर ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उसहैद थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव भुंगरी जरासा गांव के तिराहे के पास बरामद हुआ। मृतक की पहचान अहमदनगर बछौरा गांव निवासी राजाराम के रूप में हुई है। राजाराम सोमवार रात अपने खेत में गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था। पुलिस के अनुसार पेट में गोली लगने के कारण हत्या हुई है और किसी अन्य स्थान पर की गई। शव को गुमराह करने के लिए लाया गया है। परिजनों ने गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर पर हत्या का आरोप लगाया, जिससे 2 दिन पहले ही गंगा में झगड़ा हुआ था, और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी है, और इसके बाद ही अब पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। और बड़ी खबर हरदोई से। हरदोई जनपद के पिहानी मोड़ पर सोमवार को सीएनजी गैस से भरे ट्रक में अचानक ही रिसाव शुरू हो गया। रिसाव की सूचना मिलते ही आसपास अफरा तफरी मच गई और राहगीरों में डर फैल गई। यातायात सुरक्षा के कारणों से तत्काल इसे रोका गया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेरा बनाते हुए लोगों को दूर किया। ट्रक शाहजहांपुर से सीतापुर जा रहा था और रिसाव की वजह से तकनीकी टीम को बुलाया गया। घंटों की मेहनत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया गया और ट्रक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हुआ। और बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बुलंदशहर में प्रज्ञा गौड़ जो है वो मनरेगा की कोऑर्डिनेटर बनी है। गांव में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया।
बुलंदशहर में प्रज्ञा गौड़ को मनरेगा संग्राम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव के संयोजन में समारोह में जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश भाटी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बुके देकर स्वागत किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना खत्म करने के विरोध में मनरेगा संग्राम कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाने का निर्णय लिया है। जिला नेताओं ने कहा कि प्रज्ञा गौड़ की नियुक्ति से प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करने में मदद मिलेगी और मजदूरों के हक की लड़ाई मजबूती से होगी। प्रज्ञा गौड़ ने शौर्य नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और स्वागत समारोह के लिए जिला कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद दिया। उन्होंने भाजपा सरकार की आम गरीब मजदूर उसे विरोधी बताया। और मैंगलगंज खीरी में कोहरे के कारण बढ़ते हादसों को देखते हुए टोल प्लाजा ने बड़ा कदम उठाया है। टोल प्लाजा पर विशेष लाइटें लगाई गई है ताकि दृश्यता बढ़ाई जा सके। साथ ही वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इससे कोहरे में वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। टोल प्लाजा अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। कोहरे के समय सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह मदद करेगा। इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जनपद कासगंज के थाना सिड़पुरा क्षेत्र के सेमरा मोर्चा निवासी योगेश कुमार के मोबाइल पर धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को दरोगा बता रहा था और इसके साथ ही गाली गलौज भी कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। ऑडियो वायरल होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ। पीड़ित का परिवार इस धमकी से डर में है। बड़े भाई गिरीश चंद्र ने इलाके की पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब इस दबंग व्यक्ति के खिलाफ जांच कर रही है। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है और आखिर कैसे न्याय दिला पाती है। पाली जिला के किसान केसरी नगर निवासी एक परिवार ने अपनी पत्नी के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। विमला देवी और उसके पति धरने पर बैठकर पुलिस की कार्रवाई की कमी पर विरोध जताया। परिवार ने विशेष रूप से बांगड़ कॉलेज में कार्यरत प्राचार्य को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित न्याय और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने धरना समाप्त किया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर किया। मेरी औरत के साथ मारपीट की गई है। श्यामलाल तोसा और प्रोफेसर साहब बांगड़ कॉलेज पाली। और मैं जब तक मेरी कार्रवाई और मेरा पैसा न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरने पर बैठा रहूंगा। अनिश्चितकालीन धरना। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला मेरे औरत के साथ मारपीट की गई है और गाली गलौज की गई है और पुलिस वाले मेरे से ना मेरी जांच भी नहीं कर रहे हैं सही। मेरे जो वो सब पेन रही है, मेरी रिकॉर्डिंग है वो भी नहीं ले रहे हैं। वो भी मेरे को वापस दे दी। रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव दी, वापस दे दी। झगड़े का कारण क्या है? मुख्य कारण है मेरे को एक दिन पहले मेरे को गाली गलौज दी फोन पर और दूसरे दिन मेरे को मारने के लिए घर पे आया, पर मैं घर पर नहीं मिला, परंतु मेरी औरत के साथ मारपीट कर चला गया। श्यामलाल तोसावरा और साथ में मोहन लाल को भी साथ में लाया था। वो भी अपराधी है, मोहन लाल भी। मेरी औरत के साथ मारपीट की। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, पशुपालन सहित 15 से अधिक विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। डिस्कॉम को टूटे और जर्जर पोल बदलने और ट्रांसफार्मरों के चारों ओर फेसिंग कराने के निर्देश दिए गए। जलदाय विभाग को डिग्गियों की सफाई और पानी के सैंपल नियमित लेने के आदेश दिए गए। सड़क सुरक्षा, स्कूल गतिविधियों और क्विज, खेल मैदान, मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। नगर परिषद के निराश्रित पशुओं के लिए गौशालाओं में भेजने, अतिक्रमण हटाने और वॉल पेंटिंग कराने के निर्देश दिए गए। संपर्क पोर्टल, शिकायतों, जन सुनवाई, रात्रि चौपाल और ई फाइल निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जैसलमेर के रूपसी गांव में अवैध खनन से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। प्रशासन को कई बार सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन जो हो रहा है इससे गड्ढे बन रहे हैं और कभी कभी इन गड्ढों में जान भी चली जा रही है। मिट्टी माफिया अपनी जेबें भर रहे हैं और प्रशासन की मौन स्थिति उन्हें अब बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण चिंतित है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव की जमीन कब्रिस्तान बन जाएगी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अभी जागना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर अब विशेष तैयारी हो रही है और इसके साथ ही पाली जिला के मारवाड़ के मांडा में डायमंड एकेडमी के द्वारा 11 दिवसीय निःशुल्क गणित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि सफल रहा। कार्यशाला कक्षा 10 के छात्रों के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान आयोजित की गई। गणित विशेषज्ञ धर्मेंद्र जैन ने रोजाना 4 से 5 घंटे कक्षाओं में पाठ्यक्रम दोहराया और प्रत्येक अध्ययन का गहन अभ्यास करवाया। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा पैटर्न, ब्लूप्रिंट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाई गई। कार्यशाला में यह भी समझाया गया कि बोर्ड प्रश्न पत्र कैसे तैयार होते हैं और किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मांडा के अलावा हमीरवास, गोलाई, फूलिया, बाली और निमली के छात्रों ने भी भाग लिया। धर्मेंद्र जैन ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च स्तर का शैक्षणिक मार्गदर्शन देना है और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आज सुबह घना कोहरा दिखाई दिया और इसके कारण जो देखने की क्षमता है वो बेहद ही कम रही। दिन भर धूप नहीं निकली, ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग ने जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इसके बाद ठंड के प्रभाव को देखते हुए कलेक्ट्रेट ने कक्षा 1 से 8वीं तक 10 जनवरी और आंगनबाड़ी के लिए 12 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया, जिससे अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। शीतलहर और गलन भरी ठंड के कारण लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जा रहे हैं और ऐसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रह सकता है, इसलिए नागरिक सतर्क रहें। यूपी के बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब 26 लाख रुपए की कीमत के 130 खोए हुए एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए। मोबाइल रिकवरी अभियान के तहत पुलिस ने इन मोबाइल को कब्जे में लिया। मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल उन्हें सुपुर्द किए गए। मोबाइल खोए हुए लंबे समय के बाद मिले हैं और इससे मालिक खुश हैं। उन्होंने पुलिस की प्रशंसा की, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इतने लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा था। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि मोबाइल मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई या नहीं। पुलिस को इस दिशा में उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि खोए हुए मोबाइल समय पर मिल सके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे फोन रिकवरी अभियान के तहत लगभग 130 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं CIR पोर्टल के माध्यम से, जिनकी अनुमानित वैल्यू है 26 लाख रुपए के आसपास। पिछले साल में 2025 में यदि हम दिसंबर से पहले के आंकड़े की बात करें तो हमने 876 मोबाइल्स रिकवर किए थे और उसके बाद दिसंबर 2025 के महीने में 130 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं, जो उनके ओरिजिनल ओनर्स को बुलाकर उनका वितरण किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर में जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नोहर तिराहे से शुरू हुई मोटरसाइकिल रैली में बाइक चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई। रैली मार्ग में भगत सिंह चौक, चांदोरा मार्केट और इसके साथ ही ये हाईवे से गुजरी, मेगा हाईवे से गुजरी और आमजन को हेलमेट और सुरक्षित वाहन संचालन के संदेश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तेज गति, शराब पीकर ड्राइविंग और नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। अभिभावकों से अपील की गई कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन ना दें और खुद जिम्मेदार नागरिक बने। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह केवल अभियान नहीं बल्कि लगातार जागरूकता प्रक्रिया है। कार्यक्रम में सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर आमजन तक सड़क सुरक्षा का सशक्त संदेश पहुंचाया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी माह में मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक्सीडेंट में होने वाली जो डेथ है, मृत्यु, उनमें
कमी लाना और उनको जीरो पर करने का लक्ष्य लेकर के ये सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज हमने थाना रावसर की तरफ से कस्बा रावसर में यातायात जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली है। इसमें लोगों को संदेश दिया गया है कि वो हेलमेट लगा करके वाहन चलाएं, सीट बेल्ट लगा करके चलाएं, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और एक्सीडेंट में जो मौतें हो रही है उनमें कमी ला करके उनको जीरो पर किया जा सके। तो ये कार्यक्रम लगातार जागरूकता के पूरे माह चलने हैं। हम डे टू डे जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इसके साथ ही जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हमारी आमजन से ये अपील है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, अपने और अपने परिजनों को समझाएं और यातायात नियमों के प्रति अपनी सावधानी, सचेतता और जागरूकता रखें तथा यातायात नियमों का पालन करें ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को जिसमें अपने अपने परिवारजन को अपने खोते हैं उनसे बचा जा सके और इन एक्सीडेंट डेथ पर रोक लगाई जा सके। हनुमानगढ़ के नोहर में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर नोहर रेल विकास संघ ने स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में हनुमानगढ़ सादुलपुर ट्रैक पर लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन, पूर्व में संचालित ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव, स्टेशन परिसर की पार्किंग और अंडरपास की मरम्मत और चौड़ाई बढ़ाने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि इस रूट पर लंबी दूरी की कोई विशेष ट्रेन नहीं चल रही है और समय सारणी स्थानीय यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है और इससे हजारों यात्रियों की सुविधा नहीं उन्हें मिल रही है। इसके साथ ही हनुमानगढ़, गोगामेड़ी, भादरा, सादुलपुर होते हुए दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन, श्री गंगानगर गुवाहाटी ट्रेन का संचालन, आनंदपुर साहिब के लिए सीधी ट्रेन सेवा और अन्य फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का विस्तार करने की मांग उठाई गई। हमारा जो नौर का रेलवे स्टेशन है या हमारा जो सादुलपुर हनुमानगढ़ एरिया है पूरा ही, वो एरिया पूरा ही उपेक्षित है इस मामले में। तो हनुमानगढ़ से होते हुए बाकी ट्रेनें निकल जाती है, इधर सादुलपुर से निकल जाती है, हम लोग बीच में ऐसे ही देखते रहते हैं। उसके बाद नए ट्रेनों का टाइम टेबल सही है ना, ही कोई खास ट्रेनें हम लोगों के लिए यहाँ पर है। एक ट्रेन चली थी गंगानगर गुवाहाटी, उसको भी बंद कर दिया गया, हालांकि उसमें इतना यात्री भार था कि उसमें टिकटें नहीं मिलती थी, उसके बावजूद उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। सुबह ट्रेन 4:20 पर सादुलपुर से छोड़ दी जाती है, उस ट्रेन का क्या फ़ायदा हुआ, किसको बेनिफिट मिलता है? आज 6:17 पर वो नौहर पहुंच जाती है। जो डेली यात्री है, जो रोगी है, उन लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है उस गाड़ी में जाने के लिए। तो यही हम लोगों की आज मांग रही है। उसके बाद में तिलक ब्रिज को पूर्ण एक्सप्रेस का दर्जा हमें चाहिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। और जो सुबह दोपहर में जो गाड़ी जा रही है उसको हम बीकानेर तक मांग कर रहे हैं कि बीकानेर तक उसको आगे बढ़ा दिया जाए। राजस्थान के मारवाड़ के निबली मांडा ग्राम पंचायत के शिवसागर और पाड़याल फार्म क्षेत्र में अधूरी और टूटी सड़कों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। सैकड़ों कृषि फार्मों में रहने वाले लोगों को रोजाना आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगाजल, निमाड़िया, भूतवा, झालरा और नवोड़ा, सेदरिया जैसे क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें लंबे समय से अधूरी है। हाल में ही किया गया निर्माण कार्य भी पहली बरसात में ही बह गया क्योंकि रपटों में पाइप नहीं डाले गए। करीबन 3000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने तत्काल सड़क निर्माण पूरा कराने और अधूरे कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग उठाई है। हमारे यहाँ रास्ते की लगभग 12 महीने से जो शिकायतें थी, लगभग हमने सारे प्रशासन अधिकारियों को अवगत करवाया है, परंतु आज देखिए बस है, जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो आए हैं सब कहाँ से यात्रा करके गिरी सम्मेलन से। हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ आती है वो इसी तरह फंसती है और आज से 5 दिन पहले एक एम्बुलेंस आई थी, वो इसी तरह फंस गई और आज दिन तक उसके कोई भी प्रशासन सुध लेने वाला नहीं है। तो मेरा विशेष करके निवेदन है कि यदि समय रहते अगर हमारी बात अगर नहीं सुनी तो हम महापंचायत का ऐलान करेंगे, जिसका महापड़ाव मारवाड़ जंक्शन एसडीएम कार्यालय के यहीं रखा जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमने यहाँ बोला था यहाँ पाइप डालने के लिए, हमारे यहाँ पब्लिक कम से कम 3000 पब्लिक रहते हैं बोटिंग वाला, जो हमारा पब्लिक आने जाने बच्चे और सब दुखी हो रखे, हमारा रास्ता पूरा जाम हो रखा
और पानी आता है, इधर उधर आदमी का निकलने का रास्ता बंद है। और आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लेंट होना चाहिए। हमारे ऐसा है, खाली एक बार खाली थोड़ा सा मसाला डाल के टेम्पररी काम करके चला गया, हमने पैसे पूरा उठा दिया। हमारी जो रपटे बनी हुई हैं वो काफ़ी टूट चुकी है। इसकी वजह से हमने काफ़ी बोला भी है, किसी को तो कुछ सुनवाई नहीं की है। इसकी वजह से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, निजी वाहन भी नहीं आ रहे इधर और काफ़ी सारे बच्चे की भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी जो जनता है बहुत दुखी है। और इसकी वजह से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सभी से कि जल्दी से जल्दी काम करवाए। और काम 20% भी नहीं हुआ है, ताकि से जो भी पैसा है उधर से उठ गया है जब। इसकी वजह से मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी काम हो जाए। अगर हमारी ये मांग पूरी न हो तो फिर आपको बोर्ड के अंदर दिक्कत आ सकती है सभी से। हमारे यहाँ राजस्थान के मारवाड़ स्थित आहुआ गांव के खेल मैदान परिसर में स्वर्गीय श्री जितेंद्र सिंह सिसोदिया की स्मृति में जीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। इस 6 दिवसीय ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन बीजेपी जिला ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हेमंत चौधरी, आयोजन समिति अध्यक्ष मुरली सिंह सिसोदिया और स्थानीय आयोजन समिति के सदस्यों ने किया। इस प्रतियोगिता में जिले भर की 32 टीमें हिस्सा ले रही है, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खेल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुकाबलों का आनंद लेते हुए आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को 51,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि और मैन ऑफ द मैच सीरीज को भी नकद इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सैकड़ों ग्रामीण व्यवस्था संभालने में जुटे रहे और इसके साथ ही आयोजन को सफल बनाने की कोशिश की गई। मारवाड़ जंक्शन के हिंगोला खेरवा सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान मदन लाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मदन लाल खेत की रखवाली कर रहा था और इसके बाद घर लौट रहा था। हादसे की सूचना पर परिजन और ग्रामीण बांगड़ अस्पताल पहुंचे। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में मासिक कार्यशाला बैठक आयोजित हुई। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने क्षेत्र के 51 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी की बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। स्वच्छता मिशन अभियान की स्थिति की जानकारी ली गई और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नियमित रूप से पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों से मासिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करवाई गई। पाली जिले के मारवाड़ क्षेत्र के जोगड़ावास गांव में सीरवी समाज के आराध्य देवी आई माता मंदिर की प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सैकड़ों गांव से हजारों की संख्या में समाज बंधु पहुंचे। समाज के धर्मगुरु और पूर्व मंत्री माधव सिंह दीवान का गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आई माता के बेल रथ का भी श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर में विशेष पूजन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। ग्रामीणों ने पारंपरिक राजस्थानी रीति रिवाज से आयोजनों को भव्य रूप दिया। प्रथम वर्षगांठ महोत्सव में आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। हनुमानगढ़ के नोहर में गंधेली से ललनिया नहर को बंद कर पाइपलाइन से पेयजल सप्लाई के प्रस्ताव के खिलाफ किसानों ने विरोध शुरू किया। अनेक गांव के किसान माकपा नेता मंगेज चौधरी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन पर पहुंचे। इससे पहले किसान कृषक विश्राम गृह में इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। मंगेज चौधरी ने कहा कि यह नहर सैकड़ों गांवों की जीवन रेखा है और इसे बंद करना किसानों पर कुठाराघात है। उन्होंने मांग की कि पाइपलाइन नहर के अंदर नहीं बल्कि अलग से डाली जाए और नहर को सिंचाई और नहर घोषित किया जाए। महंत गोपालनाथ ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने मनमानी की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने किसानों की मांग सरकार तक पहुंचाने और 9 जनवरी को सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।